गुड मॉर्निंग अभिषेक। ओके, गुड मॉर्निंग हर्षवर्धन। गुड मॉर्निंग रोहन। तो कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? जब तक कि सब कनेक्ट हो रहे हैं, चलो थोड़ा बात कर लेते हैं। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग ज्ञानेश्वरी। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की, बताओ। अच्छी। कितना टाइम मिल रहा है सेल्फ प्रैक्टिस के लिए? कितना टाइम निकाल पा रहे हो आप लोग तीनों सब्जेक्ट का मिला के? सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम निकाल पा रहे हो? बताओगे तो आपको थोड़ा पता चलेगा। हाँ, कम है ज्यादा है तो आपको लगेगा, तो उस हिसाब से आपको 3 आवर 30, 3.30 अभी से बहुत ही कम है, बहुत ही कम। मैं ये सब सबको बोलता हूँ। देखो, या तो हम जब जब हम कोई काम करते हैं तो करो, या तो पूरा अपना 100% देके करो, या तो करो मत। क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा मेहनत भी जाएगा और कुछ हमें फल भी नहीं मिलेगा लास्ट में। इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर करना है तो पूरा दम लगा के करो, नहीं तो फिर करूंगा। बीच की स्थिति बहुत ही खराब होती है। सर, कल का जुगाड़ थोड़ा टफ है। हाँ, वो मुझे भी पता है टफ है। प्रैक्टिस से आएगा, वो बाद में यूज होगा तो मैं फिर से बताऊंगा, ऐसे बार बार बताते रहूंगा तो आपको आ जाएगा फिर। या जब आपके यूज में आए तो आप एक बार यूज करके देखो उसको। हाँ, बाकी लोग बताओ कितना टाइम निकाल पा रहे हो पढ़ाई के लिए? जब बताओगे मुझे तो आपको थोड़ा लगेगा, हाँ सर, थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा। सब लोग बताओ, तीनों सब्जेक्ट में मिला के कितना सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम निकाल पा रहे हो? मैंने बोला था तीनों सब्जेक्ट का 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे, मतलब मिला के 6 घंटे मिनिमम। तीनों को बैलेंस करके, ऐसा नहीं एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और एक नहीं पढ़ रहे हैं। बैलेंस करके 2 घंटे 2 घंटे 2 घंटे मिनिमम 6 घंटे, ऐसा मैंने बोला था। तो आप लोग अपना एक बार रिपोर्ट दो, कितना टाइम अभी आप लोग निकाल पा रहे हो? सर, ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट टाइम बताओ, कितना टाइम निकाल पा रहे हो अभी? होता है शुरू शुरू में प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है। जैसे अभिषेक को 3 and 30 मिनट्स ही मिल रहे हैं, 3 hours 30 minutes, कोई बात नहीं। पर आपको जाना है वहां तक, 6 hours तक मिनिमम लेके जाना है वो। और जितना जल्दी आप वहां शिफ्ट करोगे, अपने आप को अडाप्ट कर लोगे उस सिचुएशन में, उतना ज्यादा फायदा रहेगा आपको। बोलो, काफी लोग इसमें ऐड हो चुके हैं, सब लोग बोलो फटाफट। हो सकता है किसी का 0 भी हो सकता है। 3 hours शुरू में, हाँ, किसी के 4 hours तक जाने लग गए। 5 लेक्चर होते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा। 5 लेक्चर होते हैं, थोड़ा बहुत आपका रहेगा। कुछ दिन के लिए रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा, उसकी टेंशन मत लो। ज्यादा नहीं रहेगा, मतलब आपका मैं बोलूँ क्या, तो मैक्सिमम लेक्चर आपका रहेगा 1.5 घंटे 1.5 घंटे 1.5 घंटे। कितना हो गया, 3 1.5 3 5 5.5 घंटे तक के आपके लेक्चर हो सकते हैं मैक्सिमम। हाँ, 5.5 घंटे के लेक्चर हो सकते हैं आपके मैक्सिमम। कभी कभार कोई एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगा तो बात अलग है। रेगुलर शेड्यूल में आपका करीब 5.5 घंटे का चलेगा लेक्चर्स। तो आप तो सब पकड़ लो मिला के, तो 6 घंटे टोटल इसमें पकड़ लो। ये मतलब क्लासेस के 6 घंटे पकड़ लो, चलो, और थोड़ा मैंने आधे घंटे बढ़ा दिया। तो 6 घंटे पकड़ने के बाद आपको मिनिमम 6 घंटे निकालना है। और जब आपका लेक्चर्स का शेड्यूल थोड़ा कम रहेगा तो और ज्यादा निकालना है। वैसे 6 और 6 फिर भी 12 ही होते हैं, फिर भी आप ज्यादा निकाल सकते हो। मतलब 13 14 14 घंटे तक तो निकाल सकते हो, 13 घंटे तक चलो निकाल सकते हो। वही है, आप कितना अपने आप को वो कर पाओगे, वही तो बात है। मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं, बहुत कुछ खोना पड़ता है। यस, ग्रीस, वेरी गुड। 6.5 घंटे चालू कर दिया आपने कल से, वेरी गुड। नहीं, अच्छा, आप ये क्या बता रहे हो, 6.5 घंटे कल से लेक्चर? 6.5 घंटे, 6.5 घंटे कैसे? 1.5 घंटे का मैं लेता हूँ। 1.5 घंटे का आपका फिजिक्स का होता है 3, और केमिस्ट्री का 1.5 घंटे का तो 4.5।
ओके, और आशीष सर लेते हैं 1.5 घंटे का, तो 6 घंटे। ओके, ऑलमोस्ट 6 घंटे का होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ, कभी कभार आपका शेड्यूल ऊपर नीचे जा सकता है, तो फिर भी आप देखो 6.5 घंटे के साथ भी आप कितना टाइम निकाल पा रहे हो। चलो तो ठीक है, थोड़ा कम कर लो, 5 घंटे तो निकलना चाहिए। चलो 6 घंटे नहीं निकल पाएगा, थोड़ा आपका लेक्चर का शेड्यूल देखो, लेक्चर्स का शेड्यूल कभी कभार रहेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था आपको कि देखो, जो सिचुएशंस आपके हाथ में है कम से कम उन पे तो आप वर्क कर सकते हो ना। जैसे फिर संडे मिलेगा, संडे शायद आपका कोई लेक्चर नहीं रहेगा, थोड़ा अगर आप चाहोगे तो मैथ्स का लगेगा लेक्चर, फिर भी पूरा दिन है, तो संडे को आप थोड़ा ज्यादा पढ़ सकते हो, 10-12 घंटे पढ़ सकते हो। 6:45 को फ्री होते हैं लेक्चर से। नहीं, आप ये मत देखो कि आप कब फ्री होते हो, आप ये देखो टोटल कितना टाइम है लेक्चर्स का। चलो 6 घंटे लेक्चर्स का हो गया, 1 घंटा आप ऐसे निकाल दो, आपका इधर उधर में चला जाएगा, तो चलो 7 घंटे हो गए। 7 घंटे के बाद 2 घंटे और निकाल दो, तो 9 घंटे हो गए। 6 घंटे आप सो लिए, तो 15 घंटे हो गए, 16 घंटे हो गए, तब भी 8 घंटे बचते हैं आपके पास। आप ऐसे कैलकुलेट करो, और 8 घंटे में से 7 घंटे तो आप निकाल सकते हो पढ़ाई के लिए। तो वही मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने मिनिमम 6 घंटे बोला है, मैंने सब कैलकुलेट करके ही बोला है। वो कभी आपका शेड्यूल ऊपर नीचे रहेगा, तो मिनिमम 6 घंटे तो निकालो आप। और जब शेड्यूल आपका लेक्चर्स का थोड़ा कम है, तो आप ज्यादा निकालो टाइम। जैसे कल मुझे पता है आपका फिजिक्स का लेक्चर नहीं हुआ, तो कल आपका ज्यादा पढ़ाई होना चाहिए था। कल तो आपका फिजिक्स का लेक्चर ही नहीं हुआ, वहां तो सर ने होमवर्क दिया था, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे, तो वो आपका सेल्फ प्रैक्टिस में ही गया। तो ये सब बैलेंस करके चलना है आपको, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडाप्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अभी शुरुआत हुई है आपकी, अभी आप कुछ भी अडाप्ट कर सकते हो, बाद में फिर जब छूटने लग जाएंगी चीजें तो बहुत मुश्किल रहेगा। जैसे संडे मिलेगा आपको, संडे में क्या करोगे आप, कम से कम 10 से 12 घंटे निकालो, जो भी बैकलॉग में जा रहा है उसको कवर करने की कोशिश करो, या कुछ बैकलॉग में नहीं है तो और प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, जो अभी तक हमने पढ़ा है उस चैप्टर्स पे और प्रैक्टिस करो। तो संडे तो आपका पूरा संडे है ना। सर आप जो टाइम बोल रहे हो वो सेल्फ स्टडी को ऐड करके बोल रहे हो ना? नहीं, मैं जो टाइम बोल रहा हूँ वो ये बोल रहा हूँ, लेक्चर्स का टाइम हटा दो। जो अभी जैसे मैं आपको 1.5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, वो टाइम नहीं ऐड करना है, वो हटा दो। आपने खुद घर पे बैठ के जो सेल्फ स्टडी किया, उसका टाइम पूछ रहा हूं मैं। आपने खुद से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, जो भी होमवर्क मिला, होमवर्क सॉल्व किया आपने, मतलब खुद क्वेश्चन की प्रैक्टिस की बिना टीचर के हेल्प के, आपने खुद से प्रैक्टिस की, तो वो सेल्फ प्रैक्टिस में आएगा। उसमें आप अपना होमवर्क करोगे तो भी वो आपका सेल्फ स्टडी में आ रहा है। वहां आप अपना सोच रहे हो कि जो थ्योरी पढ़ाई गई है वो थ्योरी में अप्लाई कर पा रहा हूँ कि नहीं अप्लाई कर पा रहा हूँ, वो जो चीजें आप देख रहे हो। तो घर पे जो आप खुद स्टडी कर रहे हो वो टाइम कैलकुलेट करके बताओ। उसमें आप अपना होमवर्क कर सकते हो, या होमवर्क के अलावा कुछ और पढ़ाई कर सकते हो, या जो क्लास में पढ़ाया गया वो रिवाइज कर सकते हो, वो सब कुछ जोड़ के। तो वो मैं पूछ रहा हूँ, वो सब आपको अपनी सेल्फ स्टडी के लिए वो टाइम निकालना है। उसमें आपका होमवर्क भी इंक्लूड रहेगा, तो होमवर्क होमवर्क ये सब मिला के आपके मिनिमम 6 घंटे तो निकलने चाहिए। आई थिंक मुझे लगता है हर टीचर जो आपको होमवर्क देता है वो 1-1 घंटे का तो कम से कम देता होगा, तो होमवर्क होमवर्क करने में ही आपको 3-3.5 घंटे लग जाते होंगे, या 4 घंटे तो लग जाते होंगे पूरा होमवर्क करने में। उसके अलावा 2 घंटे और निकाल लो, तो 6 घंटे तो हो गए ऐसे ही। ये मैं बोल रहा हूँ, आई थिंक कार्तिक आपको समझ में आ गया होगा। होमवर्क करना 3-4 घंटे का वो, प्लस 2 घंटे और निकालो तो 6 घंटे हो गए आपकी, और उससे भी ज्यादा निकाल पाओ तो 6 घंटे से ज्यादा हो गए। ओके, लेक्चर्स के टाइम के अलावा जो भी टाइम आप पढ़ाई करोगे वो आपका आएगा सेल्फ स्टडी में। ओके, आई थिंक सब ऐड हो चुके हैं। ठीक है, कल और बात करेंगे फिर। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करो 6 घंटे निकालने की। अगर थोड़ा आपको ज्यादा जा रहा है तो 5 घंटे तो कम से कम निकालो, पर मुझे लगता है 6 घंटे निकलने चाहिए। चलो फिर आप डाउट बताओ अपने, हमें डिस्कस करना है होम असाइनमेंट 4। चलो होम असाइनमेंट 4 के डाउट बताओ। बोलो, क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहे हैं कार्तिक। चलो 8 बता देता हूँ मैं। हाँ, होम असाइनमेंट की बात हो रही है, होम असाइनमेंट 4 है आई थिंक, यस। होम असाइनमेंट 4 का क्वेश्चन नंबर 8। चलो कार्तिक ध्यान से देखो, बाकी लोग भी देखो। एक इक्वेशन दी गई है तुमको जिसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ,
इक्वेशन 1 जो दी गई है उसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। ठीक है कार्तिक, ये समझ गया आप? मैं शॉर्ट में क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ। एक और इक्वेशन दी गई है, इक्वेशन 2, जिसके रूट्स दिए गए हैं मुझे अल्फा प्लस गामा और दूसरा रूट है बीटा प्लस गामा। ये रूट्स को देख के मुझे ये समझ में आ रहा है कि दूसरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो वही रूट्स हैं जो पहली इक्वेशन के रूट्स हैं, बस एक फिक्स नंबर दोनों में ऐड कर दिया गया है। मतलब अगर ये 5 और 7 है तो ये भी 5 और 7 है, बस एक फिक्स नंबर इन दोनों में ऐड कर दिया गया है। मतलब ये 7 और ये 9 हो गए। अगर फिक्स नंबर ऐड किया जाए तो इस बात का मतलब होता है पहले डिफरेंस 2 था और अभी भी डिफरेंस 2 है। मतलब डिफरेंस जो है रूट्स का, मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स बी इक्वल। तो डिफरेंस ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? रूट डी बाई मॉड ए, फर्स्ट इक्वेशन के लिए और सेकंड इक्वेशन के लिए ये सेम रहेगा। कार्तिक समझ में आया क्या आपको? ओके, बाकी लोगों को समझ में आया तो नोट कर लो। यहाँ पे वैल्यू रख देना और स्क्वायर कर देना दोनों साइड, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रूफ हो जाएगा आपका। करो, इतना नोट करो, इसके आगे वैल्यू रखो सबकी एक ही वैल्यू रखो। ये मतलब लीडिंग कोएफिशिएंट और डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से रखो, फिर सेकंड इक्वेशन के हिसाब से रखो। क्योंकि रूट आएगा तो स्क्वायर करो दोनों साइड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो प्रूफ हो गया क्या। एक लाइन का प्रूफ है। अच्छा, 8th के बाद और कौन सा डाउट बताना है मुझे? जब तक ये नोट करो आप, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेता हूँ। ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल क्वेश्चन है। डन हो गया, प्रूफ हो गया क्या? प्रूफ भी करना है, आगे 2 लाइन लिखना है, मैंने नहीं लिखा है, आपको लिखना है वैल्यू रख के सबकी। ओके वेरी गुड। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ, बाकी कोई डाउट आया नहीं अभी तक मेरे पास। फिर 5 के बाद फिर आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे। अगर आपको और कोई डाउट हो तो बता देना मुझे 5 सॉल्व करने से पहले। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 8 प्लस प्लस और क्या दिया गया है, अल्फा की पावर 8 ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक स्टेप लिख देता हूँ, आप आगे कर लेना सॉल्वर्स बर्तन। इसमें से कॉमन आ जाएगा अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5, तो ये बचेगा बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब। तो ये हो गया अल्फा बीटा की पावर 5, और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताई थी। फिर से लिख देता हूँ मैं यहाँ पे -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, सबकी वैल्यूज रख लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है मुझसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है। यहाँ पे मैं 7 भी लिख देता हूँ। 7th में क्या बोल रहे हैं? 7th में बोल रहे हैं रूट्स जो हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। अच्छा, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो लगातार आने वाले जो इंटीजर हैं वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं, जैसे 4 और 5, 3 और 4, 2 और 3, 1 और 2, 9 और 10, मतलब अगल बगल वाले 8 और 9, तो वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर अल्फा को मैं 8 मान लूं तो मेरे पास बीटा कितना होगा? बीटा होगा 9। तो इसका मतलब डिफरेंस ऑफ रूट्स क्या होगा? वो हमेशा ही 1 होगा। तो यहाँ से आ गया रूट डी बाई मॉड ए इक्वल्स टू 1, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो आ गया डी इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो इसके हिसाब से प्रूफ हो जाएगा। फिर ये डी मतलब हो गया बी स्क्वायर माइनस 4c इक्वल्स टू ए स्क्वायर, यहाँ पे 1 है तो इसकी वैल्यू निकालनी थी तो वो आ गई 1। ओके प्रज्वल, समझ गए क्या आप?
अब आई थिंक आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब नहीं पता था, शायद इसलिए सॉल्व नहीं हुआ, या फिर आपको ये क्लिक नहीं किया होगा कि इसमें डिफरेंस और रूट बन रहेगा तो वो फॉर्मूला लगाना है। चलो फिर आई थिंक ये डाउट्स खत्म हो गए सब आपके। और किसी का कोई डाउट बचा है क्या? ठीक है, तो हम आगे थ्योरी पढ़ेंगे फिर। अच्छा, कल मैंने बोला था कि क्वेश्चन नंबर 9 और 10 अपने आप सॉल्व कर लेना, ऊपर मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, तो आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा। किस किस का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया बताओ इधर, यस बोलो जिनका जिनका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 9। कल कल का कॉन्सेप्ट सीखने के बाद कितने लोगों ने सॉल्व कर पाया क्वेश्चन नंबर 9? ओके, गोमती ने यस बोला है। और बाकी लोग बोलो, कार्तिक ने यस बोला है। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कितने लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था कल जो हमने डिस्कस किया था। यस वेरी गुड मयूर, यस वेरी गुड गिरीश, यस वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, कितने लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया? 9 काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक 10th भी हो गया होगा, यस वेरी गुड गोमती, क्वेश्चन नंबर 10th भी हो गया आपका। यस वेरी गुड। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत एक सिंपल सा काम करना है। जो कॉन्सेप्ट आप क्लास में सीखते जा रहे हो, बस वो जब क्वेश्चंस में अप्लाई होंगे तो बस आपको अप्लाई करना है, बस इतना ही इंश्योर करना है कि ये कॉन्सेप्ट हमने क्लास में सीखा है और ये हमारा क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है। बस इसका मतलब आपकी सब तैयारी सही चल रही है। बस वही है, वो जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो वो उसमें अप्लाई होना चाहिए कंसेप्ट। भविष्य में मतलब फ्यूचर में भी कभी वो क्वेश्चन आया उससे रिलेटेड, तो अगर वो अप्लाई नहीं हो पाया वो कंसेप्ट, तो कहीं ना कहीं वो कंसेप्ट आप भूल रहे हो चीजों को। तो अगर आपसे अप्लाई होता है, आज भी हो रहा है, 2 महीने बाद भी हो रहा है, 4 महीने बाद, 2 साल बाद भी हो रहा है, इसका मतलब सब चीजें जगह पे चल रही है। चलो फिर हम आगे थ्योरी पढ़ते हैं, तो आप हेडिंग लिखो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स हेडिंग लिखो। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, चलो इसको हम समझेंगे। पहले मैं एक्चुअल मेथड बताता हूँ और फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। अच्छा, ये एक्चुअल मेथड और शॉर्ट ट्रिक में क्या फर्क होता है, थोड़ा सा मैं ये बता दूं आपको। एक्चुअल मेथड वो होता है जो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बाय डेफिनेशन जो मेथड है, या जो एक्चुअल मेथड है वो है वो एक्चुअल मेथड। मतलब क्या है, उस क्वेश्चन को जो थ्योरेटिकली हम जो सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उस हेडिंग का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो थ्योरेटिकल मतलब थ्योरी होती है वो हमेशा अप्लाई होगी। थ्योरी का मतलब ही होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड थ्योरी, तो उसकी थ्योरी हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा वो गारंटेड उस थ्योरी से या उस एक्चुअल मेथड से सॉल्व होगा। फिर दूसरा आता है शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक एक्चुअली कोई मेथड नहीं होता, वो एक प्रकार का जुगाड़ होता है जो हम बनाते हैं। जैसे आप ऐसे एग्जांपल से समझो, जैसे कभी हमारे घर में कुछ बाइक वगैरह या हमारे घर में साइकिल वगैरह होती है, तो जरूरी नहीं ना वो कुछ खराब होगी तो हम हमेशा मैकेनिक के पास ही जाते हैं ठीक करवाने, शोरूम में जाते हैं बाइक को लेके, एक्चुअल जो उसमें पार्ट का जो खराब हुआ है वो एक्चुअल कंपनी से मंगवाओ और उसमें पुट करो। वो तो हो गया उसका एक्चुअल तरीका। और हम क्या करते हैं, जुगाड़ लगा लेते हैं, थोड़ा बहुत कुछ हुआ घर पे कर लिया इधर उधर, अपना जुगाड़ लगा लिया, इंडियन जुगाड़। या फिर कोई छोटे मोटे मैकेनिक के पास चले गया, बोल दे भाई छोटा मोटा कुछ इसमें इशू है, थोड़ा कुछ जुगाड़ लगा के सही कर दो, तो वो हो गया। अब उससे गारंटी नहीं है कि उससे कितने दिन वो बाइक चलेगी या आपकी साइकिल चलेगी, फिलहाल चल जाएगी, आगे गारंटी नहीं वो कब तक चलेगी। तो वही है, ऐसा ही शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक मतलब एक प्रकार की जुगाड़ है, वो हर क्वेश्चन में चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर जहां भी आपका शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आए,
वहां पर एक्चुअल मेथड तो है ही ना हमारे पास, जब तक गाड़ी चलेगी चलेगी, जब खराब हो जाएगी तो फिर हम ले जाएंगे फाइनली उसको शोरूम में, जो एक्चुअल पार्ट है उसका डलवा लेंगे, खत्म बात। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक होती है, जब भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा तो आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि शॉर्ट ट्रिक कभी भी फेल हो सकती है। मतलब क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का आया तो आपको समझ ही नहीं आएगा आप शॉर्ट ट्रिक से कैसे अप्लाई करें, कोई बात नहीं, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हुआ है, एक्चुअल मेथड लगा लो, जब तक आपको समझ में आ रहा है कि हाँ शॉर्ट ट्रिक लग रही है तो शॉर्ट ट्रिक से टाइम बचा लो। और उसके लिए क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना सर, शॉर्ट ट्रिक नहीं लग पा रहे थे तो सर हमने तो क्वेश्चन ही छोड़ दिया, नहीं, एक्चुअल मेथड रहेगा ना आपके पास, एक्चुअल मेथड से सॉल्व करके आओ, टाइम नहीं बच रहा है मत बचाओ, अब जिसमें बच सकता था बचा लिया आपने शॉर्ट ट्रिक से, 100% क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक से टाइम बच जाएगा, देखो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है, आई थिंक ये आप समझ गए होंगे। तो पहले मैं एक्चुअल मेथड डिस्कस करूंगा इसका, तो पहले आप इसको ध्यान से समझो। तो एक इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, कंडीशन आप समझ लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है, वही हमारा पुराना वाला कंडीशन। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया सी बाई ए। अब इसके बाद देखो जरा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल, फाइंड द एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स, तो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, वो इक्वेशन मैंने आपको बता दी, ऐसे समझो, जिसके रूट्स अल्फा बीटा हैं वो इक्वेशन मैंने आपको बता दी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स, मतलब रूट्स को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस है रूट्स चेंज होंगे तो क्वाड्रेटिक का मतलब जो इक्वेशन है आपकी वो भी चेंज होगी, तो वो जो इक्वेशन चेंज होगी वो आपको बतानी है, मतलब हेडिंग के हिसाब से मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा रूट्स का, रूट्स में कुछ बदलाव करूंगा, उसके बेसिस पे जो इक्वेशन में चेंजेस आएंगे वो आपको फाइंड करने हैं। तो फाइंड द इक्वेशन हैविंग रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है, हाँ तो ये आपको बताना है। तो अब देखो इसको कैसे करते हैं, हमें पता है, हमने पहले पढ़ रखा है इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो इसके बेसिस पे इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एस मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, समझते जाना, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो जाएगा इसके हिसाब से, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। चलो यहाँ पे लिखते हैं फिर एक्स स्क्वायर माइनस, अच्छा इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए। ये आप जानते हो, आपने ऊपर वाला असाइनमेंट सॉल्व किया ऑलरेडी, पिछला असाइनमेंट हमारा सॉल्व हो चुका है, तभी हम अगला वाला हेडिंग पढ़ रहे हैं, वो सब लिंक रहता है, तो ये आपको आता है, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं पूछना, क्योंकि हम अगला हेडिंग यही मान के पढ़ रहे हैं कि पिछला वाला हेडिंग आपका क्लियर हो चुका है। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर मतलब ये सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0, थोड़ा बहुत ठीक ठाक करना है तो आप इसको ठीक ठाक कर लो, बस यही आंसर हो गया, यही इक्वेशन हो गई आपको, ठीक ठाक इन द सेंस कि ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो थोड़ा अच्छा दिखेगा फिर आपको, ठीक है, आई थिंक आप समझ गए क्या, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई कि दिस इज एक्चुअल मेथड, पिछला वाला हेडिंग यूज करके हमने ये एक्चुअल मेथड बनाया है, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पिछले वाले हेडिंग के बेसिस पे आप निकाल लोगे, यहाँ पे रख दोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो नोट कर लो इसको, फिर इसके बाद हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। ईयरफोन यूज करूं मैं, ठीक है, ये ईयरफोन यूज करके देखता हूँ, अगर अच्छा आएगा तो फिर बताना, उस दिन तो बहुत ही खराब आया था ईयरफोन यूज करने से, आज ट्राई करते हैं, एक दिन और ट्राई किया था मैंने, तब तक आप नोट करते रहो इसको।
सही आ रहा है क्या ईयरफोन से? मुझे वही प्रॉब्लम हो रहा है जो उस दिन हो रहा था। अभी मेरा वॉइस क्लियर है क्या? पहले से ज्यादा क्लियर है क्या? नहीं, कंपेयर करके बताओ, पहले ज्यादा अच्छा था कि अब ज्यादा अच्छा है? ईयरफोन के साथ मेरा वॉइस ज्यादा अच्छा है, पहले ज्यादा अच्छा था अभी? ओके, अब ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो चलो ईयरफोन यूज करता हूँ मैं। चलो ये समझ में आ गया फिर सबको। तो अब हम आगे जाते हैं। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम शॉर्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट। ठीक है, शॉर्टकट ध्यान से समझना। तो उसी एग्जांपल में बात करते हैं एक्चुअली हम शॉर्टकट की। ए एक्स स्क्वायर प्लस नाउ बेटर बट सर यू कैन टीच वेल व्हेन यू आर कंफर्टेबल सो चूज व्हाट विच इज कंफर्टेबल। नहीं, मैं मुझे प्रॉब्लम होगा तो मैं बता दूंगा आपको। मैंने थोड़ा वॉइस कम किया है अपने लैपटॉप का, तो थोड़ा कम इरिटेटिंग हो रहा है मेरे कानों में। अभी चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगी तो देखते हैं फिर बाद में। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ये एग्जांपल हमने लिया था, और जिसके रूट्स हमें अल्फा एंड बीटा दिए गए थे। मतलब ये पिछला ही वाला एग्जांपल है, बस इसको शॉर्टकट से हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आपको थोड़ा सा ऐसा भी लग सकता है, क्योंकि पिछला वाला एग्जांपल एक्चुअली मैंने बहुत ही सिंपल लिया था, जिसमें आप एस और पी बहुत ही इजीली निकाल पाए थे। तो आपको हो सकता है ऐसा लगेगा कि शॉर्टकट से तो ज्यादा लंबा जा रहा है, पर ऐसा एक्चुअली नहीं है। वो थोड़ा इजी हो गया था एग्जाम्पल, इसलिए आपको ऐसा लग सकता है। तो पहले आप ये समझ लो, फिर चॉइस आपकी रहेगी। जिस क्वेश्चन में जो मेथड आपको इजी पड़े वो आप लगा लेना। तो इसमें ये हमें दिया गया। अब हमें एक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन था, आपके पास नोट होगा। तो आप इसमें ऐसे समझो, शॉर्टकट एक्चुअली ऐसा है कि ये जो अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, तो रूट्स का मतलब ये होता है कि वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x की जगह पे मैं अल्फा रख दूं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, और x की जगह पे मैं बीटा रख दूं तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए x की वैल्यू अल्फा और बीटा चाहिए मुझे। या फिर ऐसे बोल दो कि अगर x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो x की वैल्यू अल्फा और बीटा है। चलो ये समझ गया। अब मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे एक और नया इक्वेशन लेके आना है जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होना चाहिए। तो मैं उसको कोई एक नया वेरिएबल मान लेता हूं, और जैसे मैंने इसको ट्रीट किया वैसे ही मैं इसको ट्रीट करूंगा। मतलब अगर x इसको सेटिस्फाई करता है तो x अल्फा और बीटा है। तो अब उल्टा सोच के देखो, x अल्फा बीटा है तो x इसको सेटिस्फाई करेगा, या फिर x अल्फा बीटा है तो x से रिलेटेड जो इक्वेशन है वो ये है। अब मैं वही सेम लॉजिक इस पे अप्लाई करता हूँ। y अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो इससे रिलेटेड इक्वेशन क्या होगा? कुछ तो इस टाइप का होगा, पर वो y में आएगा। अब वो आएगा कैसे वो देखते हैं। तो यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है, ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके, कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। देख लो आप यहाँ से और यहाँ से, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर y एक्स स्क्वायर होना चाहिए तो x क्या होना चाहिए? तो x इक्वल्स टू रूट y होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू पुट कर रहे हैं हम, तो एक्स स्क्वायर हो गया हमारे पास y प्लस बी, एक्स की वैल्यू हो गई रूट y, और प्लस c इक्वल्स टू जीरो। तो ये इक्वेशन आ गई। अब आप कहोगे सर पीछे पिछली बार तो आंसर अलग आया था, इस बार आंसर अलग है। देखो आंसर तो अलग है, वो बात तो आपकी सही है, पर इससे मैच करवा सकते हैं शायद हम। एक काम करते हैं, ए वाई प्लस सी को इधर रखते हैं,
और माइनस बी रूट वाई को उधर ले जाते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके दोनों अलग अलग मेथड से सॉल्व किए हैं, तो इक्वेशन अलग अलग नहीं आ रही है, बस अलग अलग फॉर्मेट में आ रही है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, स्क्वायरिंग करके शायद ये मैच कर सकता है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल्स टू बी स्क्वायर और वाई। अब शायद ये मैच करेगा, अगर आपने पीछे वाला इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई किया था तो ये ऐसा ही आना चाहिए, प्लस ये कितना हो जाएगा 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही आना चाहिए। पीछे वाला इक्वेशन अगर आपने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया था, तो एक बार चेक करो यही आ रहा था क्या, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करके देखो यही आता था, अगर मैच कर रहा है क्या, और इसको नोट भी कर लो। अच्छा, इसमें आप ये डाउट पूछ सकते हो सर, पिछले सर सेम तो आ रहा है नहीं आ रहा है वो अलग मेथड है, अलग बात है, पर आप बोलोगे सर पिछले वाला जो आंसर आ रहा था वो एक्स में आ रहा था और ये वाई में आ रहा है। एक बार नंबर का एग्जांपल लो, नहीं पहले मैं आपको एक्चुअली मेथड समझा रहा हूँ, एक बार पहले आप ये समझो मैं करके आ रहा हूँ, फिर मैं सब लूंगा, नंबर का एग्जांपल भी लूंगा। सर नॉट एग्जैक्टली सेम। अच्छा एक मिनट में देखता हूँ, एग्जैक्टली सेम नहीं था क्या, एक बार इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर लिखता हूँ मैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा, वहां भी हमारा वही आ रहा था, फिर माइनस माइनस को प्लस कर दो, मतलब अंदर से एक माइनस कॉमन ले लूं मैं, तो ये हो जाएगा, और ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 2ac माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स। मुझे तो लगता है सेम आ रहा है, देखो आप कार्तिक, एग्जैक्टली सेम आ रहा है, देखो कार्तिक एग्जैक्टली सेम आ रहा है। बस ये आपका डाउट हो सकता है, ओके मैंने माइनस कॉमन नहीं लिया, हाँ ठीक है, तो ये आपको बस डाउट हो सकता है कि वो वाई में आ रहा है, ये वाई में आ रहा है, वो तो एक्स में आ रहा था, सर ये क्या चक्कर है। और कुछ फर्क नहीं पड़ता, वाई और एक्स से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वाई और एक्स तो वेरिएबल है, वेरिएबल को नाम वाई दो या एक्स दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया है, जब तक कि इक्वेशन के रूट्स चेंज नहीं होते हैं तब तक वो इक्वेशन चेंज नहीं मानी जाती है। उसको एक्स में लिखो, वाई में लिखो, जेड में लिखो, टी में लिखो, डब्ल्यू में लिखो, वो तो वेरिएबल को आपने सिंबल दिया है, वेरिएबल को एक्स दे दो सिंबल, वाई दे दो, जेड दे दो, डब्ल्यू दे दो, क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए। अच्छा ऊपर एक डाउट पूछा था, नंबर का एग्जांपल एक्चुअली में यहाँ पे थोड़ा सा लेना मुश्किल है नंबर का एग्जांपल, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स पढ़ना है, तो रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन तो पिछले वाले हेडिंग से रिलेटेड ही है ना, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करेंगे रूट्स का। अगर मैं बोलूं कि एक इक्वेशन के रूट्स 2 और 4 हैं और फिर मैं बोलूं 8 और 10 है, तो आपको ये समझेगा कैसे कि मतलब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है रूट्स का। तो वो तो आपको एक्चुअली अल्फा बीटा में ही समझेगा, और मोस्टली एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो वो अल्फा बीटा के टर्म्स में ही आएगा, तो नंबर्स में ट्रांसफॉर्मेशन आपको समझ ही नहीं पाएगा ना, तो वो एक्चुअली आपके लिए और ज्यादा समझना डिफिकल्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन समझना है तो आपको पिछला वाला हेडिंग ही समझना पड़ेगा, तो हमने क्लास असाइनमेंट 4 में पढ़ा था, वहीं से हम समझ पाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स का मतलब क्या है। अच्छा इसमें एक पॉइंट देखो, ये अल्फा बीटा में अगर चेंजेस यहाँ पे सेम नहीं हुए तो फिर हम ये वाई और एक्स में रिलेशन नहीं बता पाएंगे, तो ये आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था हर क्वेश्चन में ये आपका अप्लाई होगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, शॉर्टकट है। आप कहोगे सर आपने तो बहुत इजीली लिख दिया वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वो लिख पाया क्योंकि ये सिमेट्रिकल एक्सप्रेशन थे। अगर ये सिमेट्रिकल नहीं होते, समझो ऐसा होता अल्फा स्क्वायर एंड बीटा क्यूब, तो फिर मैं क्या बताता वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब, मतलब अल्फा के हिसाब से अलग रिलेशन बन रहा है, बीटा के हिसाब से अलग रिलेशन बन रहा है,
तब फिर ये मेथड काम नहीं आएगा, पिछला वाला मेथड 100% काम आएगा। ये जस्ट एक एग्जांपल बताया है मैंने। अब वो आगे सॉल्व होके एस और पी की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी वो देखो अलग मेथड है, और वो मेथड आपका काम हो जाएगा, पर ये मेथड काम नहीं आएगा, इसमें आप रिलेशन नहीं बना पाओगे वाई और एक्स में। तो जिस क्वेश्चन में आपसे वाई और एक्स में रिलेशन ना बने तो उसमें आप एक्चुअल मेथड आप अप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये सब आप समझ गए हो। अभी इसमें मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है, मैं आपको बताऊं, इससे बेटर है कि जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं वो आपको असाइनमेंट में दिए गए हैं, आप वो सॉल्व करो तो ज्यादा अच्छा है। स्टैंडर्ड एग्जांपल्स आप एक बार सॉल्व करो, फिर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। तो हम स्टैंडर्ड एग्जांपल्स पे आ जाते हैं। एक दो एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूँ सर, उसका भी होना एग्जांपल। नहीं, मैं समझा नहीं हर्षवर्धन, आपने क्या बोला, किस चीज का एग्जांपल में? वो अल्फा स्क्वायर और बीटा क्यूब वाला क्या? पर वो मैंने जस्ट एक आपको समझाने के लिए बोला था कि अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब तो आप रिलेशन नहीं बना पाओगे, पर जब आप एस और पी लिखने जाओगे ना तो एस आपका ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, तो यहाँ से भी आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इसकी वैल्यू एबीसी के टर्म्स में निकालने में, क्योंकि ये थोड़ा सा गड़बड़ है एक्सप्रेशन, तो आपको यहाँ भी डिफिकल्टी होगी। चलो कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, किसी दूसरे एग्जांपल में ऐसा होगा कि आपका एस निकल जाएगा पर आपका यहाँ रिलेशन नहीं बन पाएगा, तो वहां भी आपको प्रॉब्लम आएगी। ये जस्ट मैं एक ऐसे समझाने के लिए आपको बता रहा था, और इसका तो ये नहीं है कि मैं इसको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, वो हमेशा इसका मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो कई बार स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है तो एक्चुअली वो सॉल्व भी होता है। कई बार हम अपने मन से क्वेश्चन लेते हैं तो हो सकता है आगे जाके कैलकुलेशन फंस जाए और वो अटक जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए बेटर कि हमें स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही सॉल्व करना चाहिए, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आता हूँ। आप भी जब सॉल्व किया करो तो कोशिश किया करो स्टैंडर्ड क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि अपने मन से क्वेश्चन लेंगे वो आगे कहाँ तक पहुंच पाएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो एक बार हम स्टैंडर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, मैं क्लास असाइनमेंट 5 के एक आध क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आप उसको सॉल्व करना। तो मैं इसमें बात कर लेता हूँ, चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान से देखना, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। ठीक है, अब मुझे दूसरी इक्वेशन बनानी है, तो x की वैल्यू हो गई अल्फा और बीटा, मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी इक्वेशन है जिसके रूट्स मुझे दिए गए हैं उसको मैं y मान लेता हूँ, माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो यहाँ से आ गया y इक्वल्स टू माइनस एक्स और x इक्वल्स टू माइनस वाई। इजिली रिलेशन बन गया तो मैं शॉर्टकट लगा रहा हूँ, नहीं बनता तो फिर स्टैंडर्ड मेथड पे जाते हैं। तो माइनस वाई यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, माइनस वाई का स्क्वायर यहाँ पे आएगा माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो ये आंसर आ गया आपका जो इक्वेशन पूछी गई थी। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आप इसको याद रखना, कुछ चीजें एक दो पॉइंट आप याद रख सकते हो इसमें। एक पॉइंट तो ये है कि अगर यहाँ पे अगर रूट्स में सिर्फ साइन का चेंज किया गया है, मतलब रूट्स में सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम रख के साइन का चेंज किया गया है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पे अभी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो डिपेंड कर रहा है वो दोनों के साइन पे डिपेंड कर रहा है। अगर दोनों का साइन अपोजिट कर दिया गया है तो मल्टीप्लाई करके अभी भी वही आंसर आएगा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सी अपॉन ए सेम रहने वाला है आपका, ध्यान से देखो, तो सी की वैल्यू सी रहेगी और ए की वैल्यू ए रहेगी, चेंज नहीं हुई है यहाँ पे। केवल सम ऑफ रूट में फर्क पड़ेगा, अगर सम ऑफ रूट पहले पॉजिटिव आ रहा था तो बाद में नेगेटिव हो जाएगा, और अगर पहले नेगेटिव आ रहा था तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब ए पे फर्क नहीं पड़ा है तो सिर्फ बी पे फर्क पड़ेगा। सम ऑफ रूट होता है माइनस बी बाई ए, और इसको अगर मुझे चेंज करना है तो या तो बी चेंज होना चाहिए या तो ए ने चेंज होने से मना कर दिया क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम है, तो बी को ही चेंज होना पड़ेगा। देखो पहले प्लस था बाद में माइनस, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट बता सकते हैं। एक दो पॉइंट है जो आप याद रख सकते हो, दोनों में बता देता हूँ। एक तो आप ये वाला याद रख सकते हो, तो ये इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप मेमोराइज कर लो। और दूसरा एक होगा रेसिप्रोकल वाला, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है, आई थिंक इसका लॉजिक आप समझ गए होंगे। तो सी और ए पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ बी पे फर्क पड़ेगा। अगर वो पहले पॉजिटिव था तो बाद में नेगेटिव हो जाएगा, और पहले नेगेटिव था तो बाद में पॉजिटिव हो जाएगा। इसको लिख लो और इसको आप याद कर लेना। एक रेसिप्रोकल वाला भी बताऊंगा मैं, उसको याद कर लेना, बाकी सब याद करने की जरूरत नहीं है। ये दो बहुत ही कॉमन है और ये डायरेक्ट लॉजिकल भी आते हैं, तो इनको आप याद रख सकते हो, सिंपल है। ओके, नोट होने का बताना, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा, एक रेसिप्रोकल वाला। ओके चलो, लिख लिया होगा आपने। चलो एक रेसिप्रोकल वाला भी बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं, वो रेसिप्रोकल वाला है। तो उसमें क्या दिया गया है, 2x² माइनस 3x। सर ये शॉर्ट ट्रिक कहाँ फंसती है, ये तो लॉजिक है ना। हाँ तो मैंने बताया था ना, जहाँ आप रिलेशन नहीं बना पाओगे वहां पे ये फंस जाएगी। मतलब रिलेशन नहीं बना पाओगे, मतलब अल्फा बीटा सिमेट्रिकल नहीं है, तो वहां पे ये फंस जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मैक्सिमम जगह तो लग जाती है। अच्छा देखो, अगर आप क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 देखोगे, एक बार क्लास असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको समझ आ जाएगा, इसमें आपकी सॉफ्टवेयर नहीं लगेगी। क्वेश्चन देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। मतलब कुछ क्वेश्चन में फंसेगी, ऐसा नहीं कि हमेशा फंसेगी, तो फिर मैं उसको सॉफ्टवेयर बनाऊंगा क्यों। 90% 95% क्वेश्चन में ये चलेगी। +4 = 0। ठीक है, ये दिया गया है आपको, इसके रूट्स अल्फा बीटा दिए गए हैं, इसको समझ लो आप। तो यहाँ पे x हो गया, एक रेसिप्रोकल वाला बता रहा हूँ मैं, तो y हो गया 1/अल्फा और 1/बीटा। तो यहाँ से आ गया y=1/x और x=1/y। और मैं आपको बोलूं क्या कार्तिक, तो प्रैक्टिस करके आपको और समझ में आ जाएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आने लगेगा। हाँ, जब आपने सॉल्व किया, सॉफ्टवेयर लगाई, आंसर नहीं आया, तो समझ जाओ अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन में भी आंसर नहीं आता। इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत प्रैक्टिस करना चाहिए, ताकि आपको बहुत सारी चीजें खुद भी क्लियर हो। तो कुछ तो मैं बता देता हूँ आपको, कुछ वो क्वेश्चन से भी आती है एक्चुअली बीच में। तो ठीक है, वो और आपको समझेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से, किस टाइप का क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना चाहिए, ज्यादा इजी पड़ता है, वो भी थोड़ा आपको लॉजिक क्लियर होगा। चलो अब यहाँ ध्यान से देखना जरा, प्रोडक्ट ऑफ रूट का क्या हुआ यहाँ पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट, पहले अल्फा बीटा है, बाद में 1/अल्फा बीटा हो गया। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट जस्ट अपोजिट हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, c/a होता है। इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट अपोजिट तब हो सकता है जब c/a हमारा a/c बन जाए। सिंपल लॉजिक आप ऐसे समझ सकते हो। पहले प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा आ रहा था, अब 1/अल्फा बीटा आ रहा है, जबकि प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a। तो जो दूसरा इक्वेशन आएगा उसमें c/a चेंज हो जाना चाहिए, तभी तो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट चेंज हो सकता है। इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा 4/2, इसका आएगा 2/4। एक ही ऑप्शन है रेसिप्रोकल करने का। अच्छा सम ऑफ रूट बोलो, सम ऑफ रूट क्या आएगा, सम ऑफ रूट इसमें आएगा अल्फा प्लस बीटा, और इसमें आएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो इस पे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर थोड़ा तो फर्क पड़ा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा से सम ऑफ रूट 1 कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा हो गया। तो देखो थोड़ा तो फर्क पड़ा है, तो उससे देखो थोड़ा सा यहाँ भी चेंज आएगा। तो क्या चेंज आएगा, हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू 1/y रखता हूँ मैं यहाँ पे, तो 2 1/y का स्क्वायर -3, ये हो गया 1/y +4 = 0। अब मैं इसमें वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 4y², यहाँ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो +2, यहाँ वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो -3y हो गया। हाँ ठीक है ना, चलो सही है। ये एक्चुअली हमने क्या किया है, ये ए और सी को चेंज कर दिया ना, तो वैसे ही वो सेम हो गया, क्योंकि सी की जगह ए आ गया, ए की जगह सी आ गया। पहले आंसर आ रहा था -3/2, अब -3/4 हो गया। एक्चुअली वो ऑटोमेटिक चेंज हो गया, वो जो सम ऑफ रूट है, ए और सी चेंज करने से, क्योंकि वो ए भी तो चेंज हो रहा है ना, तो ए चेंज होने से वो सम ऑफ रूट ऑटोमेटिकली चेंज हो गया ऑलरेडी। अब बी को चेंज होने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर दोनों का सेम आ रहा है, इसका न्यूमरेटर अल्फा प्लस बीटा आ रहा है तो इसका न्यूमरेटर भी अल्फा प्लस बीटा ही आ रहा है। न्यूमरेटर में होता है सम ऑफ रूट के न्यूमरेटर में होता है माइनस बी बाई ए, तो न्यूमरेटर अगर दोनों का सेम है तो बी को चेंज होने की जरूरत नहीं है, और ए ऑलरेडी चेंज हो चुका है तो सम ऑफ रूट अपने आप चेंज हो जाएगा, ये बात सही है। चलो तो ये आंसर आ जाएगा, तो इसमें क्या होगा, ए और सी एक्सचेंज हो जाएंगे बस। और पिछले वाले में क्या हो रहा था, इसका साइन चेंज हो रहा था, तो ये दो आप मेमोराइज कर सकते हो। ठीक है, लिख दो इसको फिर। इसको लिखने के बाद आप क्या करो, कोशिश करो शॉर्ट ट्रिक से लगाने की, तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, शॉर्टकट लगा के सॉल्व करो। क्लास असाइनमेंट 5 के क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 तक आप सॉल्व करोगे। नाइन्थ वाला आपको खुद ही समझ में आ गया, अभी मैंने एग्जांपल दिया था। नाइन्थ वाले में आपका शॉर्ट ट्रिक नहीं लगेगा, आप चेक कर लो, क्योंकि इसमें आप रिलेशन बना भी नहीं पाओगे, आप तो समझ लो, और नहीं तो लिख के देख लेना। तो इतना सब सॉल्व करो, फिर होम असाइनमेंट घर पे ट्राई करना। क्लास असाइनमेंट अभी सॉल्व करो, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 15-20 मिनट का, आप अटेम्प्ट करो, फिर अगर डाउट रहेगा तो मुझे बताना, उसके बाद हम 5 मिनट में डिस्कस कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम फिर नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। होम असाइनमेंट आप घर पे ट्राई करना। तो अभी 11:30 हो रहे हैं, 11:50 तक का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, मैं यहाँ पे म्यूट कर रहा हूँ, आप 11:50 तक इसको सॉल्व करो, और फिर जो भी डाउट रहेंगे 11:50 पे मुझे बताना, 5 मिनट में मैं फिर सॉल्व कर दूंगा। सर इसमें तो फर्स्ट और लास्ट टर्म अदला बदल हो गया, हाँ वही बता रहा हूँ, ए और सी एक्सचेंज हो जाएगा। क्यों होता है उसका रीजन अभी मैंने बताया आपको, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा है और यहाँ 1 अपॉन अल्फा बीटा है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट का रेसिप्रोकल हो गया, वो तभी हो सकता है ए ऊपर चला जाए और सी नीचे आ जाए, मतलब ए की जगह सी आ जाए, सी की जगह ए आ जाए। ठीक है, आई थिंक ये आप समझ गए हो, तो मैं अभी यहाँ पे म्यूट कर रहा हूँ, आप 11:50 तक ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर डाउट नहीं रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर डाउट रहेगा तो मैं 11:50 पे फिर सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें, सबके पास बुकलेट है, सब सॉल्व कर सकते हैं, आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
ओके, सॉल्व हो गया क्या सबका? किसी को कोई डाउट आया क्या अभी तक, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने? डाउट आया है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम अगला हेडिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी क्वेश्चन आप घर पे अटेम्प्ट करना, बाकी जितने भी बच गए हैं और होम असाइनमेंट के क्वेश्चन। जुगाड़ से नहीं किया तो चलता है क्या? बिल्कुल चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि थोड़ा प्रॉब्लम ये रहती है, 1 घंटे में आपको 25 क्वेश्चन करने रहते हैं, वही है, थोड़ा सा टाइम कम देता है, 1 घंटे में 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप उससे कर लो। मैं तो शॉर्ट ट्रिक इसलिए बताता हूँ ताकि 1 घंटे में आपके 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए मेंस में। वो सॉल्व नहीं होंगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी ना, मार्क्स कम रह जाएंगे। फिर हो सकता है आप 2 लाख के अंदर नहीं आ पाए, हो सकता है आप एडवांस का पेपर ही नहीं दे पाओ। अगर फर्स्ट स्टेप से ही आप स्पीडली सॉल्व कर पा रहे हो फर्स्ट मेथड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्पीडली सॉल्व होना चाहिए आपसे। ठीक है, चलो, आई थिंक ये सब आप समझ गए हो। आई थिंक और कुछ डाउट नहीं है किसी को। ठीक है, तो फिर हम आगे पढ़ लेते हैं, किसी को डाउट नहीं है तो हम टाइम वेस्ट नहीं करते अपना। बाकी क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर लेना सब जितने भी बचे हैं। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखते हैं फिर हम, रूट्स अंडर क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लेंथी जाएगा, सम ऑफ रूट निकालने में, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने में, हम कल डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा आप और ट्राई करना है एक बार, सम ऑफ रूट निकालना थोड़ा लेंथी जाएगा, फिर सम ऑफ रूट के बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट पूछ रहे हो क्या आप? ठीक है, तो इसको रफ कर देता हूँ, इसको एक बार हटा देता हूँ। तो 7th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 7th वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? 7th वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा और बीटा, y इक्वल्स टू हमें क्वेश्चन में दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 और बीटा स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन आएगा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। थोड़ा सा इसमें गड़बड़ रहेगा, थोड़ा सा अलग फॉर्मेट का आंसर आएगा, वो फिर वही है कि ऑप्शन में क्या दिया है उस पर भी डिपेंड करेगा। थोड़ा सा ये रूट वूट आ गया ना इसमें, रूट जब कैलकुलेशन में आ जाता है तो थोड़ा प्रॉब्लम आता ही है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आया, रूट ऑफ y माइनस 2, इसीलिए बोला थोड़ा सा प्रॉब्लम आता ही है इसमें। चलो, 2x स्क्वायर मतलब हो गया आपका y माइनस 2 -3, और ये हो गया रूट के अंदर y माइनस 2 और इक्वल्स टू कितना हो गया 6। अब हम एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और फिर स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो 3 रूट के अंदर y माइनस 2, इसको हम इधर ले गए और 6 को इधर लाते हैं, तो ये है 2y, माइनस का 4 पहले से है और ये 6 उधर जाएगा तो माइनस का 10। अब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 4y स्क्वायर प्लस 100 माइनस 2ab, तो कितना हो गया 40y। एक बार चेक करो आंसर मैच करता है क्या? 4y स्क्वायर, 9y इधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 49y, 100 इधर पहले से है, 100 के बाद ये 18 उधर जाएगा तो 118 हो जाएगा। देखो 7th का आंसर मैच करता है क्या? हाँ, मैच कर गया, क्योंकि रूट आ गया ना तो थोड़ा सा आपको ऐसा दिक्कत हो सकता है, पर फिर भी आई थिंक टाइम कम ही लगेगा फर्स्ट वाले मेथड से तो। ठीक है, 9th वाला फर्स्ट वाले इससे नहीं होगा, शॉर्टकट से नहीं होगा 9th वाला।
तो आप एक बार सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना, एक बार अच्छे से फिर से ट्राई करना, और वो थोड़ा लेंदी जाएगा, सम ऑफ रूट निकालना, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना, जब आ जाए तो फिर उसको पुट करना। हाँ, शॉर्टकट भी सिंपल है बहुत। चलो फिर हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो फाइनल कंक्लूजन तो ये है कि मेरे पास जो भी मेथड है, ट्रिक है या जो एक्चुअल मेथड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको खुद प्रैक्टिस करके ये समझना है कि मेरा टाइम किससे बच रहा है। फाइनल एम ये है, हमें टाइम बचाना है और 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करके आने हैं। बस आप प्रैक्टिस करो और खुद समझो कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा सूटेबल हो रहा है। चलो फिर हम अगले हेडिंग पे आ जाते हैं, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। चलो हेडिंग लिखो, रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। अच्छा मैं आप लोगों को याद दिला दूं, अभी हेडिंग लिख रहा है जब तक, कुछ लोगों ने ऐसा बोला था सर हम एक्सरसाइज 2 तक ट्रिग्नोमेट्री अटेम्प्ट करने वाले हैं। जिन लोगों ने बोला था आई थिंक वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो वो अटेम्प्ट कर रहे हैं। मोस्टली हम सैटरडे को डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, संडे नहीं, सैटरडे डिस्कस करेंगे। चलो इसको समझो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स हमें पता होते हैं, इसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। अब हमें क्या बताना है, हेडिंग का नाम है रूट्स अंडर पर्टिकुलर केसेस। एक पर्टिकुलर केस मैं आपको दूंगा, उस केस में आपको बताना है रूट्स किस टाइप के आएंगे, मतलब पॉजिटिव आएंगे, नेगेटिव आएंगे, या मतलब जो भी रहेगा रूट्स देखने में कैसे दिखेंगे वो आपको बताना है। तो कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, बाकी बुकलेट में से आप पढ़ लेना। तो बहुत सारा थ्योरी दिया गया बुकलेट में से, तो जहां मैं बोलता हूँ बुकलेट में से पढ़ लेना तो वहां पढ़ लिया करो, बाकी सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बुकलेट में से। तो क्योंकि बहुत सारे केसेस रहते हैं ना, तो मैं कितने डिस्कस करूंगा, इसलिए मैंने बुकलेट में लिख के दिए हैं। तो जहां जहां मैं बोलता हूँ वहीं सिर्फ बुकलेट में से पढ़ना है, बाकी सब जगह नहीं पढ़ना है। तो इसमें एक दो केस हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, 3-4, बाकी फिर आप बुकलेट में और भी दिए, बाकी वैसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप अपने आप बना लोगे। चलो एक केस में देता हूँ, मान लो बी 0 है हमारे पास, ठीक है। अगर बी 0 है तो फिर रूट्स किस टाइप के होंगे वो देखते हैं हम एक बार। तो देखो यहाँ पे सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और ये क्या होता है, सी बाई ए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सब मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, ये लिख देते हैं। अब देखो आगे, अगर b 0 हो गया मेरे पास, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ सम ऑफ रूट 0 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट कुछ कह नहीं सकते, प्रोडक्ट ऑफ रूट कुछ कह नहीं सकते। सम ऑफ रूट 0 आ गया है, तो 0 आने का मतलब है अल्फा इक्वल्स टू माइनस बीटा आ गया। तो इसका मतलब है रूट्स किस टाइप के हैं, रूट्स किस टाइप के हैं, रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। ये किसी एक ऑप्शन में दिया रहेगा, आप टिक लगा देना, इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। अगर सम ऑफ रूट को 0 होना है तो एक रूट 2 होगा तो दूसरा रूट 100% -2 होगा, मतलब मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा पर साइन अपोजिट होगा, तभी दोनों को ऐड करके वो 0 हो सकता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट पे हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते, सम ऑफ रूट के बेसिस पे जो कमेंट कर सकते थे वो हमने कर दिया, जिस ऑप्शन में होगा टिक लगा देना। बोलो क्लियर हुआ क्या, बहुत ही सिंपल है ये, बहुत ही सिंपल, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आप बुकलेट में से पढ़ लेना, 2-4 मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ओके क्लियर हो गया आई थिंक, तो लिख लो ये। ऐसे कोई भी केस दे सकते हैं आपको एग्जाम, जरूरी नहीं जो बुकलेट में मैंने लिख के दिए हैं, वो तो मुझे कहीं से जहां जहां से मिल गए वो मैंने लिख के दे दिए, इधर उधर से सर्च करके इस बुक में उस बुक में। बाकी इसके अलावा भी कुछ भी बना सकता है आईआईटी, तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, ये नहीं कि आप ये याद करने बैठ जाओ, ये सब बुकलेट में लिखे आपने बोला था देख लेना है, देख लेना का मतलब ये नहीं आप इसको याद करने बैठ जाओ, तो लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। एग्जाम में जो भी कंडीशन दी जाए उसके बेसिस पे आप बना लो फिर।
ओके ठीक है, थोड़ा क्लियर लिखता हूँ मैं। रूट्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। Roots are of equal magnitude but opposite in sign. लिख दिया क्या सर ने? ओके चलो एक और कंडीशन लेते हैं। मान लो C0 दिया जाए तो सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस बी बाई ए। कुछ कमेंट कर सकते हैं? नो कमेंट। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? C बाई ए। और अगर C0 है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 कब होता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट 0 जब होगा जब वन रूट इज 0। वन रूट इज 0। अदर के बारे में हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। देखो अगर B0 दिया होता आपको, अच्छा B0 तो दिया नहीं है, यहाँ पे सिर्फ C0 दिया है, तो फिर सम ऑफ रूट तो 0 नहीं हो पाएगा। हाँ अगर सम ऑफ रूट 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि सम ऑफ रूट को 0 होने के लिए B को 0 होना पड़ेगा। B0 हमें दिया नहीं है अगर क्वेश्चन में, तो हम ये नहीं कह सकते कि सम ऑफ रूट 0 होगा। तो फिर हमें यहाँ पे बोलना पड़ेगा वन रूट इज 0 एंड अदर इज माइनस बी बाई ए। क्योंकि सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होगा, उसमें अगर एक रूट 0 हो गया तो दूसरे को माइनस बी बाई ए होना पड़ेगा। अच्छा अगर ऐसा कंडीशन दे दिया जाए कि बी और सी दोनों 0 हैं, तो दोनों 0 हैं तो इसके हिसाब से सम ऑफ रूट क्या हो गया? 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया? सी बाई ए क्या हो गया? 0। तो यहाँ से मुझे ये पता चला क्योंकि सम ऑफ रूट भी 0 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ बोथ रूट्स आर 0। ठीक है। ओके सबका नोट हो गया क्या? ठीक है चलो एक और देखते हैं। अगर हमें दे दिया जाए मान लो ए और सी इक्वल है, तो अगर ए और सी इक्वल है तो सम ऑफ रूट पे हम क्या कमेंट कर सकते हैं? कुछ कमेंट नहीं कर सकते। प्रोडक्ट ऑफ रूट पे क्या कमेंट कर सकते हैं? क्योंकि ए और सी इक्वल है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 हो गया। और मैंने आपको पहले बोला है अगर प्रोडक्ट 1 हो जाता है तो क्या होता है? प्रोडक्ट 1 हो जाता है तो बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कुछ लोगों को याद आ गया होगा। बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। बोथ रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 1 हो गया है। जब भी प्रोडक्ट 1 होता है तो नंबर्स आर इन रेसिप्रोकल। आई थिंक बहुत सारे बता दिए मैंने आपको। अच्छा ये एक मैं पहले से बता चुका हूँ, आपको लिखना है तो फिर लिख लो। एक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ए प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो जाए, मतलब कोएफिशिएंट का सम अगर 0 हो जाए तो क्या होता है? वन रूट इज 1। एक रूट तो 1 होगा एंड अदर इज
दूसरा क्या होगा, एक रूट वन हो गया, दूसरा होगा सी बाई ए, क्योंकि प्रोडक्ट हमें चाहिए सी बाई ए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो सी बाई ए आ जाएगा। और अच्छा ये वाला भी मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी इक्वल्स टू जीरो, तीनों ही जीरो हो जाए तो क्या होता है वो, तो फिर वो आइडेंटिटी बन जाता है। आइडेंटिटी बन जाता है मतलब यूनिवर्सल ट्रू हो जाता है, वो यूनिवर्सल ट्रू हो जाता है मतलब हर हर वैल्यू फिर उसको सेटिस्फाई करती है। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ तुमको। ओके ठीक है चलो। नंबर 7, अच्छा अगर ऐसा दिया जाए, अगर ऐसा दिया जाए मान लो ए पॉजिटिव है, बी नेगेटिव है और सी नेगेटिव है, मान लो ऐसा दिया जाए, तो हम क्या कमेंट कर सकते हैं देखना जरा। तो फिर मैं बोलूंगा फिर सम ऑफ रूट क्या हो गया, माइनस बी बाई ए। तो क्या हो गया देखो, ध्यान से समझना इसको, बी का साइन है नेगेटिव और ए का साइन है पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर हो गया पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो सम ऑफ रूट पॉजिटिव आएगा। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करते हैं, सी बाई ए, सी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है तो ये आएगा नेगेटिव। अच्छा आप ध्यान से देखो, प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो वो कब पॉसिबल है, वो तभी पॉसिबल है जब वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव, एक रूट पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए तभी प्रोडक्ट नेगेटिव पॉसिबल है। पर इतना ही कमेंट नहीं होगा, हमें और भी डीपली जाके कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है सम ऑफ रूट पॉजिटिव आना है। सिर्फ इतना बताने से सम ऑफ रूट पॉजिटिव नहीं आएगा, इसका मतलब जो हमने ये कमेंट किया है ये गलत कमेंट है, ये 100% सही कमेंट नहीं है। सिर्फ इतना बता देने से कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो मैं तो ऐसे बोलूंगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो चलो -6 तो हो गया, पर जब ऐड करने जाओगे तो -1 मिलेगा, तो सम ऑफ रूट तुम्हारा पॉजिटिव नहीं आया, इसका मतलब जो कमेंट किया हमने वो गलत है, तो हमें कमेंट को सही करना पड़ेगा। वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव एंड ऑल्सो, क्योंकि सम मुझे पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ऐड करने के बाद जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसी का साइन आता है, और साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है दो नंबर को ऐड करने के बाद तो इसका मतलब पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। एंड आल्सो मैग्नीट्यूड of positive root is greater, हमें ये भी बताना पड़ेगा कि जो पॉजिटिव वाला रूट है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अब ये सही कमेंट हुआ, तो थोड़ा सा दिमाग को ठीक से अप्लाई करना है, छोटी छोटी ये जो मिस्टेक्स होती है वो गड़बड़ कर जाती है, थोड़ा कैजुअली हमें बिहेव नहीं करना है, थोड़ा सीरियसली बिहेव करेंगे तो ये मिस्टेक्स हमारे बच सकते हैं। ठीक है, ये भी वैसे सही था, ये गलत कमेंट नहीं था, पर ये 100% सही नहीं था, इससे कुछ गलत एग्जांपल्स भी हमारे इसमें आ जाते, तो ये 100% सही कमेंट नहीं था। ठीक है, तो इस टाइप से और भी कुछ कंडीशन दे सकते हैं, मान लो ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, इसको ऐसा बना दिया, तो इस टाइप से आप करते रहना अपने आप।
बुकलेट में और भी दिए हैं बहुत सारे, आप पढ़ लेना उसमें से और आंसर निकाल के देखना देखना बुकलेट से मैच कर रहा है। तो अगला हेडिंग है कॉमन रूट, वो हम पढ़ेंगे कल, आज नहीं पढ़ेंगे हम। हाँ 11 है उसमें, आप पढ़ लेना अपने आप। चलो अब इसमें हम बात कर लेते हैं। देखो थोड़ा टाइम बचा है हमारे पास, क्लास असाइनमेंट 6 पे आ जाओ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो फटाफट। क्लास असाइनमेंट 6 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो। क्लास असाइनमेंट 6 क्वेश्चन नंबर 1 अभी सॉल्व करो और आंसर निकालो फटाफट। इसका आंसर आ जाए बता देना मुझे। ओके वेरी गुड कार्तिक। फिर सेकंड वाला सॉल्व करो कार्तिक। ओके वेरी गुड अथर। ये सब मैं इसलिए कंफर्म करता हूँ, मैंने जो भी सिखाया है उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, इसलिए मैं पूछता हूँ किस किस का आ रहा है आंसर, ताकि मुझे पता चल जाए मेरे सिखाने से हाँ आप लोग सीख गए हो। तो कंफर्मेशन के लिए इसलिए बताया करो आप लोग, ताकि मुझे पता चल जाए। वेरी गुड ध्यानेश्वरी। इसमें मैंने कुछ भी हेल्प नहीं की और आपने खुद ही आंसर निकाल दिया, मैंने इसका तो एग्जाम्पल भी नहीं सिखाया आपको एक आध भी। ओके वेरी गुड। ठीक है, जिनका हो गया है वो क्वेश्चन नंबर 2 करो सॉल्व, सेकंड का आंसर निकालो। सेकंड का आंसर 5। यस वेरी गुड हर्षवर्धन। हर्षवर्धन थर्ड वाला सॉल्व करो फिर आप। यस वेरी गुड। वेरी गुड, सबका आंसर सही आया है, बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर रहे हो आप। फिर क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करो। देखो कितनी जल्दी सॉल्व होता है, 5 मिनट भी नहीं हुए आपने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मतलब 2 मिनट में एक क्वेश्चन। सोचो आप घर पे 1 घंटे बैठोगे पढ़ने के लिए, तो 1 घंटे में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो? कम से कम 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। होमवर्क में मैंने 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो 10 क्वेश्चन कहाँ से सॉल्व करोगे? सिंगेज में से सॉल्व करोगे। सबके पास सिंगेज है, टाइम बर्बाद नहीं करना है।
होमवर्क किसी दिन कम है, टाइम बच रहा है, ये नहीं कि खेलने चलेगा मस्ती करने लग गए, नहीं, टाइम दोबारा नहीं मिलेगा आपको। सी आंसर, एक बार आंसर की में चेक करो सब लोग, अब एक बार आंसर की में चेक करो। तो जिस दिन आपको टाइम मिलता है, मैंने वैसे तो 2-2 घंटे बोला है आपको एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, फिर भी 2 घंटे नहीं मिल रहा, चलो 1.5 घंटे मिल रहा है आपको किसी दिन, और 1 घंटे में होमवर्क हो गया है, तो आधे घंटे फटाफट से एंगेज उठाओ, जो चैप्टर्स आपने पढ़ लिए हैं उसके क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दो, कहीं से भी उठाओ, कहीं से भी चालू कर दो। प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस, बुक खोलो, क्वेश्चन निकालो, सॉल्व करो, नहीं आता है तो एंगेज में देखो, सॉल्यूशन भी दिया रहता है। वेरी गुड, जिनका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है वो होम असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्लास असाइनमेंट में इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो कंडीशन फॉर कॉमन रूट हमने अभी नहीं पढ़ा है, बाकी क्वेश्चन दूसरी हेडिंग के। अब हम होम असाइनमेंट पे आ जाते हैं, जिनके तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। होम असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो सॉल्व होंगे बस, उसके आगे के सब कॉमन रूट के क्वेश्चन है, वो हम कल पढ़ेंगे। तो 1 और 2 सॉल्व कर लो जल्दी से, फिर हम क्लास खत्म कर देते हैं। तो आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और अभी 5 मिनट हुए हैं आपके, तो 3 क्वेश्चन आपने 5 मिनट में सॉल्व कर लिए हैं। तो इसी तरह से आपको अपना स्कूल चेक करना है, इसे बोलते हैं इफेक्टिव पढ़ाई। 1 घंटे पढ़ो पर इफेक्टिव पढ़ो। दो क्वेश्चन आप फटाफट सॉल्व करो, फिर हम क्लास बंद करेंगे। जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया है आपको समझ में आ जाएंगे अभी एग्जाम्पल से। इसीलिए मैंने बोला है सबको सिंगेज खरीद के रखनी है, जैसे ही टाइम मिला फटाफट सिंगेज उठाओ और सॉल्व करना चालू कर दो। जो जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं उनमें से कोई भी चैप्टर उठाओ, और इनफाइनाइट क्वेश्चन दिए हैं सिंगेज में, एक एक चैप्टर में उठाओ और सॉल्व करना चालू कर दो। सर सी एक बार समझाओ, सी एक बार समझाओ। क्वेश्चन नंबर 1 डन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 और बचा है आपका, उसके बाद आप क्लास एंड कर सकते हो। तब तक मैं हर्षवर्धन को क्वेश्चन नंबर 3 समझा देता हूँ, जिनके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए वो क्लास एंड कर देना फिर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो एक बार हर्षवर्धन, अगर आपको नहीं समझ आया तो। इसमें बोल रहे हैं ए पॉजिटिव है एंड बी भी पॉजिटिव है, और इक्वेशन है हमारे पास ये -x² -bx + a = 0। ठीक है, सम ऑफ रूट मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सम ऑफ रूट होता है -b/a। b मतलब b की जगह पे ये आएगा, a की जगह पे -1 है, ये इससे कैंसिल हुआ, सम ऑफ रूट आ गया -b। प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ b मुझे पॉजिटिव दिया है, तो सम ऑफ रूट आ गया नेगेटिव। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है c/a, c की जगह पे a है और a की जगह पे -1 है, तो ये हो गया -a, और ये मुझे दिया है पॉजिटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। अब देखो इसके बेसिस पे कमेंट करो, तो इसके बेसिस पे क्या कमेंट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव, और सम नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। तो देखो ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव एंड अपोजिट इन साइन, देखो सी वाला ऑप्शन। बोलो हर्षवर्धन समझ में आया क्या? आपने आई थिंक ये सब कैलकुलेट करने में मिस्टेक की होगी। ओके वेरी गुड। तो ठीक है, अब हम क्लास एंड कर देते। 2 क्वेश्चन आंसर बी, मुझे नहीं पता आंसर, आप एक बार आंसर की में चेक करो, मुझे थोड़ा डाउट था बी एंड सी। हाँ ओके, अभी समझ आ गया आपको। सर HA 1 and 2 डन, वेरी गुड। तो फिर आप क्लास लीव कर सकते हो, क्लास खत्म हो गई है। फिर अगर किसी को डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज जिनके सॉल्व हो गए क्लास बंद कर दो। आपका होमवर्क आज कम है, होमवर्क होम असाइनमेंट के 5 में 7 ही क्वेश्चन है, तो आज आपके पास होमवर्क कम है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप एक्सरसाइज अटेम्प्ट करने लग जाओ, एक्सरसाइज अटेम्प्ट मत करो, आपको आज होमवर्क कम है, टाइम मिलता है, सिंगेज उठाओ, जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं उनको सॉल्व करना चालू कर दो। तो आप अपने आप, ये मैं आपको बार बार नहीं बता सकता,
जब आपको टाइम मिलता है, जिस दिन होमवर्क कम है या होमवर्क करने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, लेक्चर कम हुए हैं या किसी वजह से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, संडे को एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, सिंगेज उठाओ, सॉल्व करना चालू कर दो, टाइम वेस्ट मत करो। जितना प्रैक्टिस करोगे आपके लिए फायदा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट पूछ रहे हैं, मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट बता दूं, फिर क्लास को बंद कर देते हैं। तो होम असाइनमेंट में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 डाउट पूछ रहे हो। हाँ, डी इज नेगेटिव, उसका डी नेगेटिव है, तो डी नेगेटिव करना है उसमें हमें। तो डी नेगेटिव मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ये लेस देन 0 है। अब देखो क्या होना चाहिए, अब ऑप्शन चेक कर लो आप। तो ए ऑप्शन में क्या दिया है, ए पॉजिटिव है और बी 0 है, बी 0 है तो ये 0 हो गया, और ये 0 हो गया तो, और सी नेगेटिव है तो ये 0 रख दूं। मैं ए ऑप्शन चेक करके बता रहा हूँ पहले, बाकी आप अपने आप चेक कर लेना। बी की वैल्यू 0 रख रहा हूँ, ए की वैल्यू पॉजिटिव है और सी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो ये सब मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन गलत है। बाकी ऑप्शन आप अपने आप चेक कर लेना, सर आपके ऊपर छोड़ दी है मैंने। ठीक है, मैं क्लास यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। चलो फिर कल मिलेंगे हम, ये पढ़ेंगे कंडीशन फॉर कॉमन रूट्स। अच्छा हाँ, मैं ये बताने भूल गया आपको, आपको ट्रिग्नोमेट्री भी सॉल्व करनी है, तो जैसे बीच बीच में टाइम मिल रहा है ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करके रखो एक्सरसाइज 2 तक, हम सैटरडे डिस्कस करेंगे। चलो फिर यहाँ पे मैं क्लास एंड कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच।